नमस्कार साथियों। आज हम काशीनाथ सिंह जी के जंगल जातकम पर बात करेंगे। साथियों, कोई भी साहित्यकार, कहानीकार अपने युग से आगे की सोच रहा होता है। काशीनाथ सिंह जी के इस कहानी में कई सरोकार जुड़े हैं। उन सरोकारों पर तो मैं बात करूंगी ही। मध्यम वर्गीय चिंता हो या मध्यम वर्गीय सरोकार हो, दरअसल प्राकृतिक संसाधनों और जल जंगल जमीन की चिंता को लेकर, पर्यावरण को लेकर जिस तरह से काशीनाथ सिंह एक ताना बाना बुनते हैं जंगल जातकम में, मैं उस पर अपना व्याख्यान केंद्रित रखूंगी। मैं साथ साथ यह भी समझाने की कोशिश करूंगी कि आम जन की दुनिया, सामान्य लोगों की दुनिया, मनुष्य प्रजाति की दुनिया और जंगल की दुनिया दोनों अलग अलग कैसे है। और दरअसल 7वें दशक में ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी रही है, तो उसकी वजह जो है उस पर मैं ज़रूर बात करूंगी। फिर चाहे वो प्रकृति हो, पर्यावरण हो या तमाम जल जंगल जमीन से जुड़े हुए सरोकार हों, काशीनाथ सिंह समूचे समाज को सचेत कर रहे हैं, एक साथ जागरूक कर रहे हैं। तो इस कहानी के संवेदना पक्ष पर बात करते हुए दरअसल प्राकृतिक संसाधनों का लगातार हो रहा दोहन, इस पर बात न की जाए, या आम आदमी का जो शोषण है इस पर बात न की जाए, सर्वहारा या मनुष्य की जो आम प्रजाति है उसके बीच जो टूट फूट, उसके बीच जो भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है उस पर भी बात की जानी चाहिए। और शहर और ग्रामीण जीवन में जो लगातार मूल्यों की टकराहट है, मूल्यों का टूटना, चूर चूर होना, बिखरना है, या आधुनिकता के नाम पर और विकास के नाम पर जो चकाचौंध है, दरअसल ये चकाचौंध संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए भी और सृष्टि के लिए, समाज के लिए और जल जंगल जमीन के लिए, पर्यावरण के लिए कितना घातक है, मैं इस व्याख्यान में इस पर भी आपसे बात करूंगी। साथियों, बीए ऑनर्स के पाठ्यक्रम में यह कहानी लगाई गई है काशीनाथ सिंह जी की, जंगल जातकम। काशीनाथ सिंह, उनका संपूर्ण अगर रचनात्मक यात्रा आप खंगालते हैं, देखते हैं, तो दरअसल वे सामान्य आदमी के पक्षधर साहित्यकार हैं। प्रायः बड़ा साहित्यकार, आधुनिक सरोकार से जुड़ा हुआ साहित्यकार, प्रगतिशील चिंतन वाला साहित्यकार आम आदमी, सामान्य आदमी से जुड़ेगा ही। नंबर 1, उनके समग्र साहित्य को आप अगर देखते हैं तो उसमें यही मध्यम वर्गीय चिंता है, यही निम्न मध्यम वर्गीय सरोकार हैं, उनकी चुनौतियां, उनके प्रॉब्लम एरियाज, और वो जिन प्रश्नों से लगातार जूझ रहे होते हैं वो प्रमुख रहे हैं उनके साहित्य में केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में। साथियों, शहरी जीवन हो और शहरी जीवन का फैब्रिकेशन हो। जब मैं फैब्रिकेशन कह रही हूँ तो वो कृत्रिमता, वो बनावटी दुनिया, काशीनाथ सिंह को वो रास नहीं आती। काशीनाथ सिंह व्यंग्य शैली के लिए जाने माने जाते हैं। उनका समूचा साहित्य संसार अपनी व्यंग्यात्मक या अपने शाब्दिक व्यंजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और काशीनाथ जी दरअसल फैब्रिकेशन के खिलाफ हैं, ठीक कृत्रिमता के, बनावटीपन के खिलाफ हैं, और इसका प्रबल विरोध करते हुए दिखाई देते हैं इस कहानी में भी। चाहे वो शहरों का बनावटीपन हो, मनुष्य प्रजाति में एक दूसरे के प्रति जो छल प्रपंच आ चुका है, ये सब तो वो अपनी कहानी में दिखाते ही हैं। और लगभग उनकी हर कहानी में, साहित्य के हर हिस्से में सामान्य आदमी की छटपटाहट और बेचैनी और आदमियत की रक्षा, मानवता, मानव प्रजाति की रक्षा, वो चिंता काशीनाथ सिंह के साहित्य में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। साथियों, आदमियत की रक्षा जब मैं कह रही हूँ ना, तो ये बेचैनी, ये छटपटाहट ही इस कहानी जंगल जातकम को महत्वपूर्ण बनाती है, प्रासंगिक बनाती है, और इसलिए इस कहानी पर विशेष बात होनी ही चाहिए। कहानी के और कई ज़रूरी पहलुओं पर तो हम बात करेंगे ही, चूँकि मर्म को, उसकी संवेदना पक्ष को अगर हम सुलझा रहे हैं तो साथ साथ बात करेंगे ही। लेकिन काशीनाथ जी की जो रचना धर्मिता है और उसकी जो प्रासंगिकता है, और कैसे पर्यावरण उनके साहित्य का ज़रूरी हिस्सा बनता है, इस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। साथियों, जब मैं यह बात
कह रही हूँ तो बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से कह रही हूँ, क्योंकि काशीनाथ सिंह मेरे प्रिय साहित्यकार रहे हैं, मैं उनको लगातार पढ़ती रही हूँ। मानवीय मूल्यों का विघटन हो या पर्यावरण में लगातार जो स्वार्थ और निहितार्थ, जब पर्यावरण कह रही हूँ तो भौगोलिक वातावरण की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे परिवेश में, है ना, मानवीय परिवेश में, हमारे वातावरण में जो लगातार स्वार्थ और निहितार्थ बढ़ रहा है और उसके कारण जो मानसिक प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक, एक तरफ मनुष्य प्रजाति के वातावरण में मानसिक प्रदूषण जो बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जंगल जातकम की मूल समस्या या मार्मिक बिंदु विषय वस्तु जो है, उस समस्या पर बात करते हुए दरअसल लगातार जल, जंगल और जमीन यानी प्राकृतिक संसाधनों से जो हम दीनहीन हो रहे हैं, है ना, तो उस षड्यंत्र के बारे में भी बात करनी होगी इस कहानी के जरिए। साथियों, आम जन की मानसिकता हमेशा स्वार्थपरक नहीं रही है। ठीक है, जैसे जैसे उसका दोहन हुआ है, उसका क्षरण हुआ है, उसे हाशिए पर ढकेला गया है, वो निहितार्थी होता गया, आत्मकेंद्रित होता गया और स्वार्थी होता गया। अब वह सिर्फ अपनी सोच रहा होता है, ठीक, केवल अपने हित की सोच रहा होता है, अपने भरण पोषण में लिप्त है। काशीनाथ सिंह इस कहानी के ज़रिए अब यह भी दिखा रहे हैं, आपको बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जो जंगली हैं, जो जंगल में पल बढ़ रहे हैं, जिन्हें आप हिंसक कहते हैं, जंगली कहते हैं, बर्बर कहते हैं, वे दरअसल उतनी अनीति और असंतोष, है ना, या अन्याय नहीं अपनाते जितना कि ये मनुष्य प्रजाति अनीति पर चल रही है। आने वाली संततियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी पड़ने वाली है, क्योंकि मनुष्य लगातार अपने हितों की सोच रहा है, अपने स्वार्थों का दास होता जा रहा है। उसे अपने दंभ और अपने झूठे अहंकार से फुर्सत ही नहीं है कि वह देश, दुनिया और समाज की सोचे। देश, दुनिया और समाज की सोचे, अपनी प्रजाति के बारे में सोचे। अपनी प्रजाति के बारे में ना सोचे तो अपने अपनों के बारे में, अपनी आने वाली संततियों के बारे में सोचे, यह तो ज़रूरी है ही। तो मानव हित का छद्म, छद्म कहते हैं साथियों, एक वाग जाल, झूठा प्रपंच, पाखंड, ये रचकर दरअसल यह मनुष्य प्रजाति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती रही है। और चाहे वो नारे हों, पोस्टर्स हों, जुलूस निकालना हो, दरअसल यह सब कुछ वह प्रकृति और समाज को केवल प्रोपोगेंडा है, केवल दिखावा है, प्रकृति और समाज के हित की सोच रहा है वह। ठीक है, प्रचारित तो कुछ वह इसी तरह करता है क्या कि वह देश, दुनिया, समाज के हित की सोच रहा है। इन नारे, जुलूस और तमाम पोस्टर्स, बैनर्स के द्वारा प्रकृति की सोच रहा है, पर्यावरण की सोच रहा है, जल और जंगल जमीन की सोच रहा है, पर ऐसा होता नहीं है, ये सच नहीं है। ऐसे ही दंभ, स्वार्थ और छलछद्म का प्रतीक घमोच है। कहानी में एक प्रमुख पात्र आता है, वह मानव हित का बहाना बनाकर जंगल में, यानी मनुष्य की बनाई हुई जो प्रकृति है, उसमें प्रवेश कर जाता है। इसे गढ़ने में वस्तुतः वह मानव विरोधी स्थितियों को पाल पोस कर बड़ा करता है, क्योंकि मनुष्य जिन स्थितियों और व्यवस्था को अपना संविधान कहकर बना रहा है, माने मानव प्रजाति का संविधान कहकर बना रहा है, वस्तुतः वह मानवीय मूल्यों और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कर रही हैं। और ये शक्तियाँ तो प्राकृतिक संसाधनों का विकास नहीं हो रहा, उनका सुरक्षा और संरक्षण नहीं हो रहा, उनका ह्रास हो रहा है। जंगल कई मायनों में स्वशासित है, स्वसंचालित है और सुव्यवस्थापूर्ण है। वहाँ एक शांति है, सौहार्द का वातावरण है, पारस्परिकता है, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना है। पर मनुष्य का हस्तक्षेप जंगल के लिए भी प्रलयंकारी परिणाम ला रहा है। यानी मनुष्य एक तरफ इतना स्वार्थी है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, अपने हित और अपने स्वार्थ के लिए, उन सुविधाओं को भोगने के लिए सिर्फ अपनी सोच रहा है, अपने निहितार्थ स्वार्थ की सोच रहा है।
और दूसरी तरफ जंगल में भी हस्तक्षेप कर रहा है और उनके उस सुख सौहार्द शांति और सुव्यवस्था पूर्ण स्वसंचालित और स्वशासित प्रदेश में भी एंट्री कर रहा है। तो एंट्री जब कर रहा है वह, क्योंकि वह बेहद स्वार्थी जीव है, तो प्रायः कहने में जब भी कोई बात होती है तो कहा जाता है कि केवल असभ्य और बर्बर प्रजातियां जंगल में रहती हैं। इसीलिए ना हम किसी को अगर बहुत अराजक होता देखते हैं तो कहते हैं क्या जंगलियों जैसा व्यवहार कर रहे हो, जंगली। मुझे आपत्ति है इस शब्द पर, और काशीनाथ सिंह को भी है। काशीनाथ सिंह दरअसल इस जंगल जातकम में आपको यह भी बताना चाह रहे हैं कि केवल असभ्य और बर्बर प्रजातियां जंगल में नहीं हैं, वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, बड़े सौहार्द से एक दूसरे का बड़ा मजबूत सहयोग और सहायता करती हैं, है ना। उनमें यह सहयोग भाव हमसे आपसे कहीं अधिक प्रबल दिखाई देता है। मनुष्य प्रजाति में यह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। क्या शांति की, एक दूसरे के प्रति अहिंसा, सौहार्द का वातावरण बनाए रखना, एक दूसरे के हितों को समझना, है ना, और उसके लिए त्याग करना, मनुष्य के लिए अब यह माने मनुष्य इस विषय में, इस दिशा में नहीं सोचता है। हमारी प्रजाति से तो यह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। साथियों, जरूरी नहीं है कि जंगल सघन हो तो भयानक भी हो। जरूरी यह भी नहीं है कि जंगली पशु हमेशा हिंसक ही हो, और जरूरी यह कतई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष अपने से कमजोर, कम शक्ति वाले वृक्षों की अतिरिक्त जमा पूंजी को लूट कर, सरप्लस को अपने कंट्रोल पावर से उस जमा पूंजी को हड़प कर ताकतवर बने हो। ऐसा कतई जरूरी नहीं है। ये सभी स्वार्थ हुआ, लोभ हुआ, लालच हुआ, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्व हमारी खूबी है, मनुष्य प्रजाति की ये खूबी है। ये बखान तो और ये गुणगान तो मनुष्य प्रजाति की होनी चाहिए कि चाहे ईर्ष्या है, लोभ, लालच है, आपसी द्वेष है, वैमनस्य है, स्वार्थ है, निहितार्थ है, ये हमारे गुण हैं, मनुष्य प्रजाति के गुण हैं, जंगली के नहीं, जंगल के नहीं। हम सब किसी किसी को जब देखते हैं कि वह अपने आपे से बाहर जा रहा है तो जंगली बुलाते हैं। असभ्य और बर्बर जब कहना चाहते हैं किसी को तो उसे जंगली कहकर संबोधित करते हैं। यह गलत है। जंगल के सौम्य, सहयोगपूर्ण और सौहार्दपूर्ण, शांत, मैं तो कहूँगी सद्भावपूर्ण रवैये को काशीनाथ सिंह ने जिस तरह से उभारा है, जिस तरह से दिखाया है, उस रवैये को देखते हुए तो सरासर यह जंगल का अपमान है, तो प्राकृतिक संसाधनों का अपमान है। वहाँ तो बल्कि जो देखा जाता है और काशीनाथ सिंह जी ने जिसे उभारा है उसे आप देखेंगे तो कुछ सीखेंगे। वहाँ कमज़ोर लताओं को, छोटे आकार के वृक्षों को, छोटी लता, पादप, पौध, पुष्प को दरअसल सुरक्षित, संरक्षित करते हैं बड़े विशालकाय वृक्ष। वे सहायता पहुँचाते हैं उनको, वे उनका सहयोग करते हैं। ऐसा मनुष्य प्रजाति में दुर्लभ है। जंगल में काशीनाथ सिंह जी दिखा रहे हैं कि बड़े विशालकाय वृक्ष हैं जो अपनी मजबूत छाती और विशालकाय कंधों, शाखाओं का सहारा लेकर छोटी लताओं को, छोटे पौधों को आकार देते हैं, सहारा देकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। वे केवल खूबसूरत हों, आकर्षक हों, उनका अपना भी मतलब जो रचा हुआ गीत है, जो जंगल में बसता हुआ संगीत है, या जंगल की जो अपनी दुनिया है, वहाँ एक पारस्परिकता देखी जाती है। वहाँ एक मिलजुल कर पूरी एकता के साथ, संगठन के साथ, सद्भाव के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए देखे जाते हैं। चाहे वो वन औषधियाँ हों, विशालकाय वृक्ष हों, लताएं हों, वो परस्पर एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। बल्कि वे तो एक दूसरे की आफत विपद में सहायता भी करते हैं। वे लोग बारिश में नाचते हैं, वसंत ऋतु का बाहें पसार कर स्वागत करते हैं, हवा के साथ झूमते हैं, झूलते हैं, बतियाते हैं, आपस में सरस संवाद रखते हैं। संवाद,
जो मनुष्य प्रजाति में दुर्लभ है, लुप्त हो गई है। हम संवादहीनता के दौर में हैं। हाँ, जंगल जातकम में काशीनाथ सिंह जी यह भी दिखाते हैं कि ओले पड़ रहे हों, बरसात हो रही हो, आंधी तूफान, दरअसल विपरीत परिस्थितियों का, दुर्दिनों का, विपत्ति का वे एक साथ मिलजुल कर मुकाबला करते हैं और एक दूसरे को लगातार लगातार आगे बढ़ाने और फलने फूलने का अवसर देते हैं और सहयोग करते हैं, जो मनुष्य प्रजाति से दुर्लभ है। यह बात बार बार मैं बहुत फोर्सफुली कह रही हूँ, तो इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे नोट करेंगे कि जंगल में जो बड़े विशालकाय वृक्ष हैं वे अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं। यानी हमारी दुनिया में तो जो सुखी, समृद्ध और ताकतवर लोग हैं वे इस जिम्मेदारी को नहीं मानते, अपने कर्तव्य बोध को नहीं पहचानते। ठीक, जंगल में कभी दुबली पतली गरीब सी लत्तर देखने को नहीं मिलती, बल्कि आप देखेंगे कि जो जंगली लताएं हैं बड़ी पोषित, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, सुदृढ़, है ना, खूबसूरत, खूब खिली हुई, फैली हुई दिखाई देती हैं। उसका कारण क्या है कि इन बेलों की, इन कमज़ोर लताओं की मदद लगातार बड़े विशालकाय वृक्षों ने की है, पेड़ों ने की है। और इन्हीं पेड़ों की तनों को यानी जड़ों को और जो आसपास झाड़ झंखाड़ है, जो आसपास छोटे पौधे पादप खिल जाते हैं, उन सब को भी सुरक्षा और संरक्षित करने का, यानी उनको अपने तरीके से, अपनी हैसियत, अपने मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक ये छोटे पौधे उनकी साथ संभाल करते हैं। यानी विशालकाय वृक्षों के आसपास जो छोटे मोटे झाड़ झंखाड़ उग जाते हैं, उन्हें झाड़ झंखाड़ ना समझें। हमारी दुनिया में तो हो तो हम तो काट कर कतर कर फेंक दें, नहीं, वे जंगल में जो उगे हैं दरअसल वे बड़े विशालकाय वृक्षों की जड़ों का पोषण, उनकी रस को, हाँ, जमीन के भीतर जो आर्द्रता है बनाए रखते हैं। आप समझ रहे हैं, उसके आसपास उगे हुए दरअसल वे अपनी काबिलियत और हैसियत से उनकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो इस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए हम स्वार्थी लोग, हम लालची लोग, यानी मनुष्य प्रजाति जंगल में प्रवेश करती है और धीरे धीरे जंगल में भेदभाव और फूट डालने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ साथियों एक दूसरा प्रसंग आता है, जैसे मैंने घमोच का नाम लिया, हरबंस नाम के एक पेड़ को, जो अपने छोटे आकार प्रकार के कारण हीन भावना से ग्रस्त है, उसे घमोच नाम का घोर पाखंडी, असामाजिक, स्वार्थ केंद्रित नेता, ये नेताओं के गुण हैं, असामाजिक होना, स्वार्थ केंद्रित होना और पाखंडी होना। ये घमोच नाम का नेता अपने वश में कर लेता है। किसे? जहां देखता है कि कमजोर है, जहां देखता है कि अपने आकार प्रकार में, अपने गुण स्वभाव में, है ना, हीन भावना से कोई ग्रस्त है, तो सबसे पहला आक्रमण नेता उसी पर करते हैं। सबसे कमजोर को, कड़ी को वो खोजते हैं। घमोच घोड़े पर बैठा हुआ बिना बेंत की लकड़ी, बेंत कहते हैं बेटा, लकड़ी को ही कहते हैं, कुल्हाड़ी में जो लगती है, कुल्हाड़ी लोहे के उस हिस्से को, औजार को कहते हैं जिससे वार किया जाता है। और बेंत वो बांस का हिस्सा है, वो लकड़ी का हिस्सा है जो उसे सहायता करती है, उस लोहे को सहायता करती, तभी तो पकड़कर मनुष्य उससे चोट पहुंचाता है। तो घोड़े पर बैठा बिना बेंत वाली कुल्हाड़ी की फौज लेकर, कुल्हाड़ियों की फौज लेकर घमोच जंगल में प्रवेश करता है। घमोच बिना बेंत वाली यानी बिना लकड़ी का हत्था, लकड़ी का हत्था ही तो है जिससे वार किया जाता है, लोहा बेअसर है उस लकड़ी के हत्थे के बगैर। ठीक, तो उस लकड़ी के हत्थे का तो लोहा किस काम का, वह तब तक हिंसक नहीं बन सकता, लोहा तब तक हिंसक नहीं बन सकता, धारदार हथियार नहीं बन सकता, जब तक कि जंगल की तमाम लकड़ियों को, यानी बांस के उस हत्थे को, है ना, जिसे मैं बेंत कह रही हूं, और लकड़ियां जब तक उस लोहे के औजार को सहयोग न कर दें, तभी तो वह कुल्हाड़ी बनेगी। उस लोहे में लकड़ी का बेंत यानी हत्था जब लग जाता है तो समूचे के समूचे जंगल काट दिए जाते हैं
और इसी कारण से बांस के पूरे गांव को अपने हक और हित में फुसलाने में घमोच कामयाब हो जाता है। घमोच हमारी प्रजाति का है, घमोच मनुष्य प्रजाति का है, स्वार्थी है, आत्मकेंद्रित है, केवल अपनी सोच रहा होता है और इसीलिए घृणा द्वेष फैलाने में, टूट फूट फैलाने में, भेदभाव फैलाने में कामयाब हो जाता है।